आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक और द्वितीयक समंक क्या होते हैं, इनके स्रोत क्या होते हैं और ये किस उपयोग में आते हैं और इनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, इससे संबंधित ये आज का अध्ययन होने वाला है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूजीसी नेट हो या लेक्चरर हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, यहाँ से प्रश्न बनता है। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? देखिए, प्राथमिक स्रोत सबसे पहले क्या होते हैं, जो एक संगणक होता है, यानी कि जो यहाँ पर डाटा कलेक्शन करता है। प्राथमिक समंक उसके द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, जो पहले से प्रकाशित नहीं होते हैं, ना वो किसी पत्र में, ना पत्रिकाओं में, यानी कि उनका कोई डेटा नहीं होता है पहले से उपलब्ध, नए सिरे से उपलब्ध किए जाते हैं संगणक के द्वारा। वो अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी अकॉर्डिंग डाटा इकट्ठा करता है, जिससे कि वो उपयोग में लाया जा सके। तो प्राथमिक स्रोत क्या समंक क्या होते हैं, यानी कि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक स्रोत एक ऐसा स्रोत है जो पहली बार जहाँ से डाटा इकट्ठा किया जाता है। संख्याओं सूचनाओं का प्रथम बार एकत्रीकरण, जिसे मूल समंक भी कहते हैं। मूल समंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मौलिक होते हैं, इनका और कहीं प्रयोग नहीं किया जा गया होता है, या कहीं गया या नहीं किया जाता है, यानी कि पहले इनका प्रयोग नहीं किया गया होता है, यानी कि पहली बार इनको उपयोग में लाने के लिए इन समूहों को इकट्ठा किया जाता है। तो ये मूल समंक होते हैं। द्वितीय स्रोत की बात करें तो द्वितीय स्रोत कौन से होते हैं? द्वितीय स्रोत आपके जो किसी पत्र में या फिर पत्रिका में या फिर पहले से सरकार के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, या फिर कोई अपने उद्देश्य से पहले ही उन स्रोतों को इकट्ठा किया जाता है, और कुछ लोग उसको प्रयोग करने के लिए उसका कुछ विश्लेषण करके, यानी कि उसको शुद्ध करके अपने प्रयोग में लाते हैं। यानी कि पहले जो इकट्ठे किए जाते हैं वो मूल समूह होते हैं, जो कहीं प्रकाशित नहीं होते हैं, और जो इकट्ठे कर लिए जाते हैं या फिर पत्र पत्रिकाओं में छप जाते हैं या नहीं छपते भी हैं, तब भी वो इकट्ठे तो हो गए हैं, और कोई उनका दोबारा से प्रयोग करा है, यानी कि किसी ने अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग किया और प्रयोग इसको किया, यानी कि इकट्ठे किए, उसको अपने अनुसार इकट्ठे किए थे, अपने उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए थे, लेकिन अब किसी और को इसकी आवश्यकता है, तो वो उसके लिए वो द्वितीय समंक कहलाएंगे, क्योंकि वो उसके इकट्ठे किए गए डाटा को प्रयोग कर रहा है। सिंपल सी बात है कि ये समंक किसी और के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं और वो अपने उद्देश्य के अनुसार इकट्ठा करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनका उपयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहले से उपलब्ध होते हैं। वो थोड़ा सा इसमें संशोधन करके या विश्लेषण करके या उनका कुछ करके अपने अनुसार उसको उपयोग करता है। तो ये देखिए, द्वितीय समंक किसी संस्था, एजेंसी या सांख्यिकी सूचनाओं को एकत्रित करना द्वितीय समंकों का प्रयोग होता है यहाँ पर। और प्राथमिक और द्वितीय समंक में यहाँ पर अंतर देखिए यहाँ पर अंतर मैंने आपको वैसे बता दिया है, दोबारा से देख लीजिए। अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, मौलिक रूप से समंक होते हैं जो मौलिक होते हैं। और द्वितीय समंक क्या होते हैं? द्वितीय समंक यहाँ पर कह सकते हैं, द्वितीय समंक होते हैं किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित, प्रकाशित और अप्रकाशित होते हैं, यानी कि किसी अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जो प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित भी हो सकते हैं। प्राथमिक और द्वितीय समंकों में क्या अंतर होता है? देखिए, प्राथमिक समंक में आपके मौलिकता का आधार, यानी कि ये मौलिक होते हैं, पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, ये मौलिकता का इसमें विश्लेषण होता है। संग्रहण के आधार पर, यानी कि इन्हें संग्रह किया जाता है, तो संग्रहण के आधार पर भी इनका अपने अपने विधियों द्वारा, अपनी अपनी मेथड द्वारा, अपनी अपनी जो टूल होते हैं उनके माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। तो संग्रहण की विधि भी अलग अलग होती हैं। समय और धन और श्रम के आधार पर जो प्राथमिक समंक होते हैं वो उनमें समय अधिक लगता है, यानी कि उनका समय भी लगता है, धन भी खर्च होता है, क्योंकि वो पहले से उपलब्ध नहीं होते हैं। उनको इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर आपका समय भी देना होता है, धन का भी खर्च होता है, और श्रम भी लगता है, यहाँ पर लागत भी लगती है। और उद्देश्य के आधार पर, यानी कि जो प्राथमिक समंक होते हैं वो उद्देश्य के अनुसार एकत्रित किए जाते हैं। और द्वितीय यहाँ समंक की बात की जाए, उनमें मौलिकता गुण नहीं होता है। संग्रहण की बात करें तो संग्रहण तो यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं में पहले से ही यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पे या फिर अप्रकाशित कोई भी स्रोत होता है वहाँ से इकट्ठे किए जा सकते हैं। और समय और धन की वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, कम समय में अधिक से अधिक आपके समय और धन बचाकर अपना डाटा उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर उद्देश्य के आधार पर कहें तो जो प्राथमिक समंक होते हैं वो उद्देश्य के आधार पर इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन जब उसका कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा अनुसंधानकर्ता उसका उपयोग करता है, तो वो उसमें कुछ विश्लेषण करके या कुछ शुद्ध करके उनका विश्लेषण करता है। और आगे बात करें यहाँ पर प्राथमिक समूह के संग्रहण की विधियाँ। देखिए, प्राथमिक समूह जो इकट्ठे किए जाते हैं वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी कि अगर कोई अनुसंधान किसी सीमित क्षेत्र में किया जा रहा है, यानी कि सीमित क्षेत्र में जो अनुसंधान किया जा रहा है, तो वहाँ से जो डाटा इकट्ठा किया जाता है तो वो व्यक्तिगत रूप से इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि सीमित क्षेत्र होते हैं और लोगों की संख्या भी यहाँ पर सीमित होती है, तो यहाँ पर जो डाटा को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होता है। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में, यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत में, वो हर व्यक्ति से मिलता है और अपने डाटा की कलेक्शन करता है। और प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान से क्या है? अगर व्यक्तिगत अनुसंधान एक यहाँ पर समझते हैं, अगर कोई भी माना हाई स्कूल की क्लास है, वहाँ पर एक कक्षा 10 की क्लास है,
वहाँ पर हमें बच्चों को व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलकर वहाँ के एक मॉनिटर से मिल लेते हैं और सारी जानकारी पता कर लेते हैं कि बच्चों की स्थिति कैसी है, पढ़ने में कैसे हैं, क्या उनमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब जान लेते हैं। ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान हो गया। और स्थानीय स्रोतों के आधार पर, यानी कि जो हम स्थानीय स्रोत होते हैं, यानी कि कोई संवाददाता होता है वहाँ पर एक व्यक्ति को वहाँ पर चुनाव कर लेते हैं, वो वहाँ पर अपना इकट्ठा कर लेता है। जो वहाँ पर स्थानीय स्रोतों के अनुसार, मतलब एक संवाददाता होता है, एक अनुसंधानकर्ता होता है, वो वहाँ पर एक का चुनाव करता है, यानी कि एक को हम चयनित करते हैं, वो सभी का वहाँ पर स्थानीय लोगों से डाटा प्राप्त कर लेता है। और प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली देखिए ऐसी है जो आपके एक प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है, जो लोगों के द्वारा डाक के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से भेजी जाती है। अनुसूची भी इसी की तरह है, लेकिन अनुसूची में थोड़ा सा अंतर होता है। अनुसूची में खुद जाकर स्वयं जाकर आप डाटा इकट्ठा करते हैं, यानी कि प्रश्नावली का आप किसी भी डाक के माध्यम से अन्य माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन आपकी अनुसूची को आप स्वयं जाकर आप जो प्रश्न होते हैं उनको भरना होता है, क्योंकि प्रश्नावली में व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। क्योंकि प्रश्नावली आप जब भेजेंगे तो व्यक्ति का सामने वाले का जो प्रश्न है उसको पढ़ के उसका उत्तर दे सके, इसलिए पढ़ा थोड़ा साक्षर होना जरूरी है। लेकिन अनुसूची में व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, आप स्वयं जाकर उसकी कलेक्शन करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, तो वो सामने वाला सिर्फ आपको जवाब देता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है, आप उसके अनुसूची में भर लेते हैं। आप यहाँ पर बात करें पायलट सर्वे की या प्री टेस्टिंग की, तो देखिए प्री सर्वे या पायलट टेस्टिंग क्या होती है कि हम एक अनुसूची तैयार करते हैं, फिर कुछ लोगों पर लागू करते हैं प्री में, जिससे कि पता लग सके कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके क्या परिणाम होंगे, कितना ये इफेक्टिव हो सकता है। ये क्या होता है, प्री टेस्टिंग होती है। अब द्वितीय आंकड़ों का संकलन क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पर जो प्रकाशित स्रोत होते हैं, यानी कि पत्र पत्रिका होती है, सरकार के जर्नल होते हैं, रिपोर्टें होती हैं, उनके आधार पर जो प्रकाशित होती हैं, उनके आधार पर हम द्वितीय स्रोतों को इकट्ठा कर लेते हैं। जो अप्रकाशित स्रोत होते हैं, यानी कि अप्रकाशित स्रोत जो किसी सर्वे में इकट्ठे हुए किए होते हैं लेकिन उनका प्रकाशन नहीं हुआ होता है, उनको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, द्वितीय स्रोतों के रूप में उपयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करें द्वितीय समकों के दो महत्वपूर्ण स्रोत, भारतीय संगणना। देखिए जो आपके हैं, जो आपकी जनगणना होती है या संगणना विधि होती है, उसमें क्या करते हैं, भारतीय जनगणना में आपके जो प्राप्त होते हैं वो जो भारत सरकार के द्वारा डाटा इकट्ठा किया जाता है उनके लिए वो मौलिक होते हैं, लेकिन अगर उनका उपयोग कोई व्यक्तिगत अनुसंधान करता कर रहा है तो वो क्या होते हैं, द्वितीय स्रोत होते हैं। क्योंकि सरकार ने खाली क्या किया, उनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए खाली जनगणना की उन्होंने, इसमें कितने व्यक्ति साक्षर हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितनी आय है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी आयु है, इसे पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया सरकार ने, लेकिन जो उसका उपयोग कर रहा है उस डाटे का, तो वो द्वितीय समंक हो गए। तो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। आपको बताना चाहिए जनसंख्या के समंकों का नियंत्रण एवं पूर्ण रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है। जनसंख्या के आकार, वृद्धि दर एवं वितरण, संबंधित जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी वितरण साक्षरता की स्थिति ज्ञात की जाती है। प्रथम जनगणना आपको पता है 1981 में की गई थी, और अगर पहली की जाए तो 1972 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए 1972 में। लेकिन कंटिन्यू कब से हो रही है, कंटिन्यू आपसे 1881 से हो रही है। अभी मैंने 1981 बोल दिया, सॉरी, 1881 से हो रही है, और रिपन के काल से हो रही है कंटिन्यू। और जो पहले 1972 में की गई थी वो म्यो के कार्यकाल में की गई थी, आपको ये भी याद रखना है। आगे बात करें, देखिए जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श एवं सर्वेक्षण कार्यालय है, ये भी आपके जो स्रोत हैं इकट्ठा करता है, उसका दूसरा अगर अनुसंधान करता इकट्ठा कर रहा है इन स्रोतों को, तो यहाँ पर उसके लिए द्वितीय समंक हो गए। लेकिन ये जो आपके इकट्ठे किए जाते हैं NSSO द्वारा 1950 में स्थापित, भारत सरकार द्वारा सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा इसको इकट्ठा किया जाता है। भूमि एवं पशुधन की गणना की जाती है, आवास की स्थिति, प्रवासी की स्थिति की गणना की जाती है, रोजगार एवं बेरोजगारी स्थिति की गणना की जाती है, भारत में उपभोक्ता का व्यय कितना है इसकी गणना की जाती है, पारिवारिक क्षेत्र की आय कितनी है इसकी गणना की जाती है। प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है, तो यहाँ पर NSSO द्वारा की जाती है। और वहीं जनगणना की बात करें तो इसमें इसकी गणना की जाती है, CSO द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। अब देखिए संगणना विधि क्या है, संगणना विधि एवं प्रतिदर्श विधि में अंतर क्या है। संगणना विधि एवं प्रतिदर्श विधि की देखिए यहाँ पर यूनिवर्स जनसंख्या कुल, देखिए अगर कोई सीमित क्षेत्र पे हम अनुसंधान कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च कर रहे हैं सीमित क्षेत्र पर, तो हम सारी यहाँ पर जनसंख्या को लेते हैं। जब सारी जनसंख्या को लेते हैं तो ये विधि आपकी कहलाती है जो संगणना विधि, यानी कि सभी जनसंख्या को लेना संगणना विधि कहलाती है। यानी कि हमने अगर सारी यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या है, ये देखिए सीमित क्षेत्र है, और यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या है यहाँ पर अगर हम इनका सारा का अध्ययन करते हैं, सभी को लेते हैं, सीमित क्षेत्र है, सीमित लोगों पर अध्ययन करना है, तो यहाँ पर संगणना सभी जनसंख्या को लेते हैं, तो ये संगणना विधि कहलाती है। और इसी में ही अगर आपकी प्रतिदर्श विधि क्या होती है, ये आपकी जनसंख्या है, पूरा जनसंख्या है, समग्र है, पूरा समग्र है, इनमें से हम कुछ लोगों को ले लेते हैं। जब कुछ लोगों को लेते हैं तो ये प्रतिदर्श को चुनाव होता है, जब यानी कि नमूना कहते हैं, नमूने के द्वारा इनमें हम चुनाव करके इनका जो रिजल्ट आता है उसको देखते हैं। तो हम कुछ नमूनों के द्वारा, यानी कि कुल जनसंख्या में से हमने कुछ नमूने ले लिया, सैंपल ले लिया, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिदर्श ले लिया, एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है, इनको ले लिया, तभी ये क्या कहलाती है, हमारी प्रतिदर्श सैंपल विधि कहलाती है। आगे बात करें संगणना विधि, देखिए संगणना विधि से संबंधित सभी इकाइयों को शामिल किया जाता है। जैसे भारत की जनगणना, यहाँ जनगणना की जाती है, आपको पता है, तो सभी इकाइयों को शामिल किया जाता है। और वहीं बात करें यहाँ पर आपकी प्रतिदर्श विधि की, तो यहाँ पर देखिए समूह में से कुछ इकाइयों का चयन
दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। जैसे हम दैनिक जीवन में कैसे उपयोग होता है इसका, और समूह में से कुछ एककों का चयन किया जाता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। और दैनिक जीवन में जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, माना कि आपको कोई चावल खरीदना है, तो चावल में आप थोड़े से दाने उठा लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें अगर ये दाना आपके सामने अच्छे हैं तो पूरा कट्टा सही होगा, यानी पूरा जो स्टॉक है वो सही होगा। आप कुछ चुनाव करते हैं, यहाँ पर आप मार्केट जाते हैं, आपको कुछ आप एक दो सेब देख लेते हैं उठाकर, फिर देख लेते हैं कि हाँ ये सही है, तो पूरा स्टॉक सही होगा, तो आप वहाँ से ले लेते हैं। तो ये चीज़ होगी आपकी दैनिक जीवन में उपयोग। और प्रतिशत विधि, देखिए विधियाँ देख लेते हैं इसकी, यहाँ पर देख लेते हैं दैविक प्रतिशत चयन, यानी कि दैविक प्रतिशत का मतलब है रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पर सभी रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है ये है, यहाँ पर सबके चुने जाने की संभावना बराबर होती है, यानी कि किसी के भी चुने जाने का दूसरी इकाई पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ये आपके देखिए यहाँ पर बात करते हैं आपकी प्रतिशत विधि में कि ये है आपकी जनसंख्या है, तो माना हमने इनमें ये जनसंख्या में से हमने कोई सैंपल लिया, तो माना हमने पहले इन 2 इकाइयों का चयन किया, ये 2 इकाइयों का चयन यहाँ पर कर लिया हमने, तो हमने इनका चयन किया है, तो अब यानी कि एक इकाई का चयन कर लिया, मानी कि यहाँ पर चयन किया गया है इनका, तो इनको चुनाव किया गया, तो इनसे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा इन पर, यानी कि एक के चयन करने से और अन्य इकाइयों पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दैविक प्रतिचयन है, सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना क्या होती है, यहाँ पर बराबर होती है। लॉटरी विधि इसका उदाहरण है। प्रतिदर्श सारणी संख्याएं, एग्जिट पोल, यानी कि आपको पता है जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन कराकर इसमें जो पत्रकार होते हैं, पत्रकार बंधु, वो क्या करते हैं, जो लोग बाहर इलेक्शन वोट डाल के आते होते हैं उनसे पता करते हैं कि आपने वोट किसको दिया, लोग बताते रहते हैं, तो कुछ लोगों का डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो क्या है, एग्जिट पोल, उसी का एक आपका प्रतिया से चयन है, यानी कि नमूना चयन है, उसमें आप कुछ लोगों का सैंपल लेते हैं, उसी का एक अनुमान एग्जिट पोल निकाल देते हैं, तो वही क्या है, प्रतिशत विधि है। पता एक यहाँ पर प्रश्न बनता है और आपको पता होना भी चाहिए कि जो एग्जिट पोल का उदाहरण है वो प्रतिशत विधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर बात करते हैं गैर दैविक प्रतिचयन, यानी कि यहाँ पर आप अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने परस्पेक्टिव उद्देश्य के अनुसार, या फिर आपके किसी विशेष स्थिति में जो चुनाव करते हैं वो क्या होता है, आपका गैर दैविक होता है, यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। इसमें सभी के चुने जाने की संभावनाएं बराबर नहीं होती हैं, आप अपने उद्देश्य के अनुसार चुनते हैं, अपने सहूलियत के अनुसार चुनते हैं, इसमें पक्षपात होता है। इसमें देखिए सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना नहीं रहती है। इसमें स्वोद्देश्य नमूना चयन, यानी कि आप उद्देश्य के अनुसार चयन होता है। यहाँ पर मिश्रित प्रतिशत होता है, यानी कि आपका और कोटा प्रतिशत का उदाहरण है इसका। ये स्वोद्देश्य का होता है, मिश्रित प्रतिशत का होता है, कोटा प्रतिशत का होता है, इसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए। यहाँ पर प्रतिशत एवं गैर प्रतिशत की त्रुटियाँ होती हैं, यानी कि देखिए एक आपका जो वास्तविक मूल्य है और एक आपका अनुमानित मूल्य है, अनुमानित मूल्य में से और वास्तविक मूल्य में से अनुमानित मूल्य घटा देते हैं, तो आपकी जो त्रुटि आती है उसी को हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, यानी कि प्रतिशत एवं गैर प्रतिशत त्रुटि कहलाती हैं। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि वो होती है जो आप सैंपल, यानी कि आप जो नमूना लिया है, नमूने के आकार के अनुसार आपने उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, छोटा नमूना है, ऐसा नमूना ले लिया है जो आपके रिजल्ट को ऐसा दिखाता है कि जिससे कि रिजल्ट आपका सही नहीं आता है, तो यहाँ पर त्रुटि हो जाती है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी प्रतिशत एवं गैर प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, पहले देख लेते हैं प्रतिशत त्रुटि। जो आप नमूना लेते हैं, सैंपल लेते हैं, या सैंपल का आकार छोटा ले लेते हैं, जिससे कि वो जब रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट सही नहीं होता है, उसका अनुमानित मूल्य और वास्तविक मूल्य में अंतर होता है। और गैर प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, जो आप रिकॉर्ड भरते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, या कोई आपको रिकॉर्ड नहीं दे रहा है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, आपने उससे संबंधित जो त्रुटि होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी गैर प्रतिशत त्रुटि होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखिए लिखा है साहब, वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य में अंतर। और गैर प्रतिशत त्रुटि क्या होती हैं, अनुसंधान में प्रतिशत के अतिरिक्त होने वाली त्रुटि, इनके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। जो आपकी आंकड़ों की अर्जन में त्रुटि होती है, अनुत्तर संबंधित होती है, पक्षपातपूर्ण होती है, ये त्रुटियाँ होती हैं, इसकी वीडियो अलग से बना दी जाएगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।